हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इकोसिस्टम। ये क्लास जेकेएसएलबी अकाउंट असिस्टेंस फाइनेंस एज वेल एज फॉर जेकेएसएलबी पटवारी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले आपके जेके पीएससी के एग्जामिनेशन है उनके लिए भी ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी ये क्लास जो है इकोसिस्टम के रिलेटेड हमने बहुत ही विस्तार के साथ बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से आपके साथ डिस्कस की हुई है। तो ये क्लास जनरल साइंस जो टॉपिक है आपका, जनरल साइंस का टॉपिक, चाहे आप जेकेएसएलबी अकाउंटेंसी फाइनेंस का सिलेबस देखेंगे या आप अपने पटवारी का सिलेबस देखेंगे, वहाँ आपको ये पोर्शन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुजारिश करें आगाज़ में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द रेस्पिरेटरी लॉसेस फ्रॉम द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक है जी, जब हमने इकोसिस्टम की क्लास आपके साथ डिस्कस की थी, वहाँ हमने बात की थी दो चीज़ों के बारे में। एक चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, सर प्रोडक्शन क्या है, व्हाट वी मीन बाय प्राइमरी प्रोडक्शन। जब हमने प्राइमरी प्रोडक्शन पढ़ ली थी, वहाँ हमने समझा था कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, सर कितना बायोमास, कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है पर यूनिट एरिया में प्रोड्यूस होगा इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसे हमने नाम दे दिया था प्राइमरी प्रोडक्शन का। तो प्राइमरी प्रोडक्शन को हम जो है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और वेट के तौर पर इन्हें ग्राम पर मीटर स्क्वायर जो है इन यूनिट्स में मेजर करते थे। आगे चलकर हमने नया कंसेप्ट पढ़ा था जिसे हमने प्रोडक्टिविटी का नाम दिया था। प्रोडक्टिविटी क्या थी सर? वो थी रेट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे वहाँ पर आपके पास रेट आ जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, उसे आपने प्रोडक्टिविटी कहा था। प्रोडक्टिविटी के यूनिट आपके पास ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एक्स्ट्रा आते थे। ठीक है जी, ये हमने बात पढ़ी थी। जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात आई थी तो हमने कहा था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम की क्या है सर? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है अब आपके पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गई। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्लांट्स कंज्यूम करते थे, यूज़ करते थे ड्यूरिंग देयर फोटोसिंथेसिस। अगर आप ये फोटोसिंथेसिस में जो पार्ट इस्तेमाल हो रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, जिसे आप रेस्पिरेटरी लॉसेस कह रहे हैं, रेस्पिरेटरी लॉस माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा सर? आपके पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन के आ जाएगी। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो याद रखिएगा आप कि अगर आपके पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसमें से जो प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो जो आप रेस्पिरेटरी लॉसेस में निकाल देंगे तो नेट रिजल्ट आपके पास बच के आ जाएगा, उसे आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जो है क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं, एमसीक्यूज के माध्यम से आपका जो टॉपिक है वो भी रिवाइज हो जाएगा। क्लास के एंड में आपने अपना जो है कमेंट में स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है ठीक किए। क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स इज कॉल्ड। ठीक है जी, अगर कंज्यूमर्स जो है नया फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिक मैटर का कर रहे हैं तो जिस रेट पर ये फॉर्मेशन होगा न्यू ऑर्गेनिक मैटर का बाय कंज्यूमर्स, बात याद रखिएगा बाय कंज्यूमर्स। अगर प्रोड्यूसर्स होता तो आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते, लेकिन बाय कंज्यूमर जब आप होगी तो आपके पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं है, सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज, दैट इज इसका आंसर करेक्ट क्या है सर? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वही आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर है बाय द कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक फैक्ट सिंपल आपके पास दिया गया है, बताया गया है कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है होल बायोस्फीयर की वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 170 बिलियन टन की आ रही है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। 170 बिलियन टन जो ड्राई वेट है ऑर्गेनिक मैटर का, ये अप्रॉक्सीमेट टोटल आपके पास जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर की ये आ रही है। इसमें से 170 में से आपके पास सिर्फ 55 बिलियन टन जो है ये आपके पास ओशंस में मिल रही है। हालांकि ओशंस जो है 70% ऑफ द सरफेस जो है कवर करते हैं। ठीक है जी, इसके बरके सिर्फ 55 टन, 170 में से सिर्फ 55 टन जो है आपको ओशंस में से कंट्रीब्यूट मिल रहा है। बाकी बचे हुए 155 टन जो है वो आपको लैंड 115 जो आपके पास बिलियन टन हैं वो आपके पास लैंड में मिल रहे हैं। पूछ रहा है कि हालांकि अगर आपके पास 70% सरफेस जो है ओशंस में आ रहा है, इसके बावजूद आपके पास ओशन की कंट्रीब्यूशन जो है नेट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में सिर्फ 55 बिलियन टन ही क्या है। इसके कुछ रीजन बताए गए हैं, आपने बताने हैं कि दो ये हुए जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। यही पूछा जा रहा है कि विच आर फॉलोइंग आर रीजन फॉर, पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है, दो में से सही कौन सा है। तो पहला रीजन बताया गया है कि सनलाइट पेनिट्रेट्स अप टू 15 मीटर्स ओनली।
तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सनलाइट जो है सिर्फ 15 मीटर तक ही जो है पेनिट्रेट कर सकती है। ये एक रीज़न हो सकता है कि आपके पास जो ओशन की कंट्रीब्यूशन आ रही है बहुत कम आ रही है। नंबर सेकंड, जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है आपके ओशंस में, पर्टिकुलरली फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स की, तो ये बात भी सिद्ध है। तो इसका मतलब जो है करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नहीं जी सर, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लेंगी तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर। ठीक है जी, डिकम्पोजिशन आपने हमारे से अच्छे से पढ़ा है। डिकम्पोजिशन क्या है सर? डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां क्या होता है, जो डिकम्पोजर्स आपके पास वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स हो गए, और इस प्रोसेस को आप नाम दे रहे हैं डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल है जिसे आप डेट्राइटस कहते हैं, उसमें क्या क्या आएगा आपके पास? डेड प्लांट्स के रिमेनर जैसे लीव्स हो गए, बारक हो गए, फ्लावर्स हो गए, डेड रिमेनर्स ऑफ एनिमल्स हो गए, इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये सारे के सारे उसमें डेट्राइटस आ रहा है, और ये डेट्राइटस ही आपके पास रॉ मटेरियल का काम करता है फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स पढ़े थे, वो क्या क्या थे सर? हमने सर से याद रखा था FLCHM, ये हमने क्लास में आपको बताया था कि फलकम आप याद रखिए। एफ से क्या आता है सर? फ्रेगमेंटेशन आता है। फिर उसके बाद क्या होती है सर? लीचिंग होती है। उसके बाद कैटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद आपके पास ह्यूमिफिकेशन का कंसेप्ट आता है, और लास्ट में आपके पास मिनरलाइजेशन होती है। तो ये जो फलकम है ये आपने याद रखना है। तो पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपके पास प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में वो कौन कौन है? फ्रेगमेंटेशन सर इंक्लूडेड है, लीचिंग सर इंक्लूडेड है, कैटाबॉलिज्म सर ये भी आता है, ऑल ऑफ द अबव सर सारे के सारे आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म। इसके अलावा आपके पास ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये भी आपने याद रख लेने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन। कह रहा है कि जो आपके पास जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हैं। एक स्टेप में इन जो नीचे गए दिए हुए स्टेप्स हैं उनमें क्या हो रहा है, जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो जमीन और सॉइल हॉरिजन में है चले जाते हैं, एंड गेट ट्रैप्ड एज अनअवेलेबल सॉल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ। और ये जो आपके पास वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स बाय द प्रोसेस। किस प्रोसेस से होता है? क्या ये सर फ्रेगमेंटेशन है? नहीं सर, फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो आपके पास डिकम्पोजर्स हैं, जो कि डेट्राइटिवर्स हैं जैसे अर्थवर्म हो गए, ये ब्रेक डाउन करते हैं डेट्राइटिस को इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और इस प्रोसेस को आप फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लीचिंग सर बिल्कुल, लीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं दे गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन एंड गेट ट्रैप्ड एज द अनअवेलेबल सॉल्ट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई जो है एमसीक्यू समझने में परेशानी आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको JKSSB जनरल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां आपको जो है इकोसिस्टम्स की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, हमने 2 से 3 क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है, वहां आप पढ़िए, फिर एमसीक्यू लगाइए, फिर देखिए आपको बेहतरीन मजा आएगा। क्वेश्चन 6 पूछा जा रहा है, डिकम्पोजिशन लार्जली, डिकम्पोजिशन से लार्जली क्या है? क्या ये ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोसेस है? क्या ये ऑक्सीजन कंज्यूमिंग प्रोसेस है? बोथ है या नन ऑफ दीज? तो आपको क्लास में हमने अच्छे से बताया है कि अगर आप डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो मेनली जो है आपके पास डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन आपके पास रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो इसमें क्या आ जाएगा सर? ऑक्सीजन रिलीजिंग है, ऑक्सीजन रिलीजिंग तो है नहीं सर। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग, तो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग आप ले सकते हैं इसको। लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग या ऑक्सीजन कंज्यूमिंग जनरली हम क्या लेते हैं इसको? ऑक्सीजन रिक्वायरिंग, REQUIRING, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग और ऑक्सीजन कंज्यूमिंग। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप लेते हैं कि डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। नीचे कुछ आपके पास डिकम्पोजिशन के रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि 2 में से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ट्रू आ रहा है। पहला, डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटिस इज रिच इन लिगिन एंड चिटिन। अगर आपके पास जो आपके पास डेट्राइटिस है जिसकी डिकम्पोजिशन होनी है, अगर वो रिच है, अगर वो उसमें लिगिन और चिटिन की मात्रा ज़्यादा है, तो आपके पास जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो स्लो होगी। ये बात हमने क्लास में आपको अच्छे से बताई है कि बात बिल्कुल सही है। अगर आपके पास डेट्राइटिस में लिगिन और चिटिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन की रेट जो है स्लो होगी। इसके बरकस ये बात हमने आपके पास पढ़ी थी कि डिकम्पोजिशन की रेट क्विकर होगी, ज़्यादा होगी अगर डेट्राइटिस जो है इसमें नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे आपके पास शुगर्स हो गए, इनकी मात्रा आपके पास ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बोथ 1 और 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं क्या पूछ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि प्लांट्स कैप्चर ओनली डैश ऑफ द पार। पार का फुल फॉर्म क्या है? सर क्लास में आपने पढ़ा है हमारे साथ कि फोटोसिंथेटिकली, PHOTOSYNTHETICALLY, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है जी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR का फुल फॉर्म है। प्लांट्स कैप्चर कर सकते हैं डैश, कितना हिस्सा जो है पार का कैप्चर करते हैं, और यही जो छोटा हिस्सा है यही सस्टेन करता है एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए एनर्जी। ठीक है जी, क्लास में आपने हमारे साथ अच्छे से पढ़ा है कि आपके पास जो सन है यही ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ अर्थ। जितने भी इकोसिस्टम्स है अर्थ पर, उनके लिए ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। ठीक है जी, सन है आपके पास, इस तरह से सूर्य से जो है आपके पास एनर्जी आ रही है। जो भी आपके पास इंसिडेंट सोलर रेडिएशन गिरेंगी, इसमें से सिर्फ 50% ही जो है पार कहलाएगा। इसका सिर्फ 50% ही सोलर एनर्जी जो आ रही है टोटल, इसका सिर्फ 50% ही पार आ रहा है, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आ रही है। इस 50% जो आपके पास सोलर रेडिएशन है, इसका आपने पार कह लिया है। इस पार का सिर्फ 2 से लेकर 10% ही जो है प्लांट्स कैप्चर कर सकते हैं, ऐसे याद रखिए। सूर्य से जितनी आपके पास सोलर रेडिएशन आ रही है, एनर्जी आ रही है, उसका सिर्फ 50% ही जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहलाता है। इस 50% जो आपके पास फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आ रहे हैं, इस पार का सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट जो है कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और यही जो 2 से 10% जो आपके पास पार का रहा है, यही मदद करता है टू सस्टेन जो आपके पास पूरे लिविंग जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है पूरे लिविंग वर्ल्ड की, उसको सस्टेन करता है। यही 2 से 10% है बाहर का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन जनरल एनर्जी फ्लो। तो जनरल में एनर्जी फ्लो जो है, जो प्राइमरी कार्निवरस हैं, जो क्या प्राइमरी कार्निवरस हैं, ये क्या होते हैं? ठीक है जी, देखिए जनरली हम जो है इकोसिस्टम में दो तरह के हम आपके पास फूड चेन्स पढ़ते हैं। एक तो आपके पास ग्रेजिंग फूड चेन होती है, एक तो आपके पास डर्टीवर्स फूड चेन होती है। इन जनरल अगर हम बात करें ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, पूछ रहा है कि आपके पास जो प्राइमरी कार्निवर्स हैं, ये प्राइमरी कार्निवर्स क्या हैं? देखिए आपके पास क्या होता है ऐसा ग्रेजिंग फूड चेन में, सबसे पहले सन से जो एनर्जी आ रही है, आपके पास यहाँ पर पेड़ एक लगा है, इस पेड़ को एनर्जी आ रही है, इसे आप ऑटोट्रॉप कह रहे हैं। ऑटोट्रॉप लेवल 1 में आ रहा है, या आपके पास ऑटोट्रॉप है, प्रोड्यूसर है। इस ऑटोट्रॉप को जो है कंज्यूम कौन करेगा? सब प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे आपके पास कोई बोर्ड हो गई, ये बोर्ड जो है इसको इस पेड़ पौधा इसके फल खा रही है, इस बोर्ड को फिर जो है आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, जो आपके पास प्राइमरी कार्निवर्स होगा। जैसे आपके पास फोकस हो गई, ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पर आ रहा है कि प्राइमरी कार्निवर जो फोकस है वो बोर्ड को खा रही है, तो ये जो आपके पास प्राइमरी कार्निवर है ये क्या है? सर ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर तो आपके पास बोर्ड है। तो जो आपके पास T2 लेवल में आ रहा है, T2 लेवल में आपके पास बोर्ड आ रही है। T2 लेवल जो है यहाँ पर आपने प्राइमरी कंज्यूमर रखे हैं। ठीक है जी, प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स को खा रहे हैं, फिर इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो है आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं यही आपके पास पहले कार्निवर्स आ जाते हैं। तो आपके पास जो प्राइमरी कार्निवर्स हैं, ये प्राइमरी कार्निवर्स कौन से हैं? सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से क्लास में भी अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझने में परेशानी आ रही है, क्लास में देखिए डायग्राम के माध्यम से हमने अच्छे से आपको पढ़ाया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूछा जा रहा है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम विच आर फॉलोइंग इज अ मेजर कंडक्ट फॉर द एनर्जी फ्लो। देखिए 2 तरह की जनरली आपके पास फूड चेन्स आती हैं। एक को आप कहते हैं नाम डेट्राइटिस फूड, आपके पास फूड चेन आ रही है, दूसरा आपके पास ग्रेजिंग फूड चेन आती है। अगर आप टेरिशियल इकोसिस्टम देखेंगे तो वहाँ जो मेनली जो ज़्यादा बड़ी कंडक्ट ऑफ फ्लो एनर्जी फ्लो होती है वो आपके ग्रेजिंग फूड चेन के माध्यम से होती है। लेकिन अगर आप एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखेंगे तो वहाँ पर जो मेनली आपके पास कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो होता है वो आपके पास ग्रेजिंग फूड चेन के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि आपके पास अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, अगर आप बात कर रहे हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो के लिए होता है। टर्शियल इकोसिस्टम में आपके पास जो डेट्राइटिस फूड चेन है वो ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर्ड टू ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की, वहाँ पर जो ग्रेजिंग फूड चेन है सर ग्रेजिंग फूड चेन बड़ी होती है एज कम्पेयर टू डेट्राइटिस फूड चेन। ठीक है, क्लास में भी पढ़ा है तो यहाँ आपका रिवाइज हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन, किस तरह का न्यूट्रिशन है, किस तरह का फूड है ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्यूपाई करते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस किसी भी फूड चेन में, और उस प्लेस को आप क्या कहेंगे? जो प्लेस फूड चेन में जो आपके पास
स्पीसीज ऑक्यूपाई करते हैं उसको आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे फूड वेब कहेंगे? सर नहीं, फूड वेब तो नहीं कहेंगे। फूड चेन कहेंगे? फूड चेन तो नहीं कहेंगे। टॉप पे लेवल सर जैसे हम T1 T2 T3 ये लिखते हैं, हम लिखते हैं आपके पास प्रोड्यूसर्स हो गए, प्राइमरी आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। तो T1 T2 T3 टॉप लेवल फर्स्ट, टॉप लेवल सेकंड, टॉप लेवल थर्ड, तो इसको आप क्या कहेंगे? टॉप लेवल कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन या फूड ऑर्गन का ऑक्यूपाई करते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस किसी भी फूड चेन में, जिसको आप कहते हैं उनकी टॉपिक लेवल। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे प्लीज़ आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि भाई आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डैश एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। कह रहा है कि हर एक अलग आगे आगे जो आपके पास सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स आ रहे हैं, जैसे T1 आ रही है, इसके बाद T2 आ रही है, इसके बाद T3 आ रही है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हर एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर क्या करेगी? क्या वो इंक्रीज होती जाएगी? क्या वो डिक्रीज होती जाएगी? क्या इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, या नन ऑफ दो? इन जनरल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती रहती है एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। तो इसको क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन 13 में कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो। देखिए, अगर आप जनरली देख रहे हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन में जो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसा कि प्राइमरी आपके पास प्रोड्यूसर्स हो गए, फिर प्राइमरी आपके पास कंज्यूमर्स आ जाएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। जनरली T1 T2 T3 T4 यहाँ तक कि आपके पास जो है इन जनरल आपको देखने को मिलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सर आपके पास जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो, जो आपके पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है सर? 20% ला, 12% ला, 10% ला या 50% ला? क्या फॉलो करता है? क्लास में ही पढ़ा है सर, ये जो है ये जनरली फॉलो करता है 10% ला। और 10% ला क्या कहता है आपके पास? 10% ला आपसे कहता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। सिर्फ 10% ही आपके पास, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक लेवल 1 है, जितनी एनर्जी इसके पास है इसका सिर्फ 10% ही आपके पास T2 में जाएगा, इसके पास जितनी एनर्जी जाएगी उसका सिर्फ 10% ही T3 में जाएगा। तो इस लॉ को आप क्या कहते हैं? एनर्जी फ्लो जो है वो फॉलो करता है 10% लॉ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 14 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है? द एपेक्स ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है जी, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है जनरली हमने आपके पास पढ़ा है, इस तरह का जनरल आपके पास देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से हम बनाते हैं सर, ये आपके पास बेस होता है, फिर इसके पास ये प्रोड्यूसर्स हो गए, या आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, यहाँ पर आपके पास फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर यहाँ पर आपके पास टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। जो ये बेस है ये आपके पास खुला आता है, जो एपेक्स है ये बहुत तंग आता है। जो एपेक्स है इकोलॉजिकल पिरामिड का, ये किसको जनरली रिप्रेजेंट करता है सर? ये आपके पास T1 होते हैं, ये T2, ये T3, ये T4। जो एपेक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉप लेवल जो आपके पास कंज्यूमर्स हैं T4 को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? टॉप लेवल कंज्यूमर्स। अगर बेस आपसे पूछा जाए तो बेस जो है आपके पास इकोलॉजिकल पिरामिड का इट रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर्स, या T1 जो है टॉपिक लेवल फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास बेस जो आपके पास एपेक्स है ये आपके पास टॉप लेवल कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 क्या पूछा जा रहा है? क्या आप हमें बताइए, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आई यूजुअली स्टडीड। जनरली हम जो है 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ते हैं सर, वो कौन कौन है? इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, बिल्कुल सर ये भी है। पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये भी है। कि आपका आंसर जो है नन ऑफ दीज आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है जो जनरली आप पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उनमें से ऐसा कौन सा पिरामिड जनरली आपके पास नहीं आता है? पिरामिड ऑफ नंबर सर ये भी आता है, पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी आता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ये भी आता है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ठीक है जी, पूछा जा रहा है कि जनरली आपके पास 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। एक को आप नाम दे रहे हैं सर पिरामिड, कौन सा? पिरामिड ऑफ एनर्जी। दूसरा आपके पास पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा आपके पास पिरामिड ऑफ नंबर आ रहा है। तो इनमें से एक ऐसा पिरामिड होता है जो हमेशा अपराइट होते हैं। इन जनरल जो आपके पास कॉमन सेंस में क्या होता है, कॉमन तरीकों में इन जनरल आपके पास जो सारे के सारे पिरामिड्स होते हैं जनरली अपराइट होते हैं। लेकिन आपके पास जो पिरामिड ऑफ बायोमास है और पिरामिड ऑफ नंबर है, किसी किसी एक्सेप्शन में ये इन्वर्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पिरामिड ऑफ नंबर की जो है एक्सेप्शन देखेंगे, जनरली तो ये अपराइट होगा, लेकिन अगर आप एक्सेप्शन देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर की तो आपके पास जो है सिंगल ट्री आपने एक पेड़ दे लिया, ठीक है जी, सिंगल पेड़ है, तो नीचे आपके पास एक ही पेड़ आ रहा है, इस पर जो निर्भर कर रहे हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। तो इसके बाद आपके पास इस तरह का आ रहा है, इन इंसेक्ट्स को खाने वाले जो हैं स्मॉल आपके पास बोर्ड्स आ रही हैं, इसके ऊपर इन बोर्ड्स को कंज्यूम करने वाले फिर छोटे बोर्ड्स आ रही हैं। तो ये जो है ये एक्सेप्शन आ रहा है किसका? आपके पास
पायरामिड ऑफ नंबर का। इसी तरह से पायरामिड ऑफ बायोमास का भी आपके यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समुद्र में देखते हैं, सी में देखते हैं, तो जो आपके पास फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके यहाँ मछलियाँ हैं, इनको खाने वाले जो हैं बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स हो सकते हैं। तो आपके पास ये जो नीचे वाली लेवल जो है वो छोटी आ रही है, उसके बाद दूसरी लेवल ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए या आपके पास जू प्लैंक्टॉन्स हो गए। तो ये एक्सेप्शन आ रही है किसकी? पायरामिड ऑफ बायोमास की। लेकिन जो पायरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा अपराइट होती है। पायरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका पायरामिड ऑफ एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा इकोलॉजिकल पायरामिड जो है वो हमेशा अपराइट रहेगा और कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। पायरामिड ऑफ बायोमास जो है इसकी एक्सेप्शन आ सकती है। सब पायरामिड ऑफ बायोमास की एक्सेप्शन आप समुद्र में देखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन कम होते हैं, उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन की बायोमास ज़्यादा होता है, तो एक्सेप्शन आ गई। पायरामिड ऑफ नंबर सर एक पेड़, सिंगल पेड़ अगर पायरामिड आप इकोसिस्टम के तौर पर देख रहे हैं, उस पेड़ पर सर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होंगे, उन कीड़े मकोड़ों के खाने वाले बहुत सारे स्मॉल बोर्ड्स होंगे, उन स्मॉल बोर्ड्स को खाने वाले बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड्स होंगे, तो एक्सेप्शन ऑफ नंबर आपके पास आ रहा है। लेकिन जो पायरामिड ऑफ एनर्जी है इसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा जो है आपके पास अपराइट रहेगी, ये आपके पास हमेशा रहेगी इस तरह से, क्योंकि ये 10% लॉ को फॉलो करती है। 10% लॉ का मतलब ये है कि अगर T1 में जितनी एनर्जी होगी उसका सिर्फ 10% ही T2 में जाएगा, T2 में जितनी एनर्जी होगी उसका सिर्फ 10% T3 में जाएगा। तो ये हमेशा अपराइट आपके पास देखने को मिलेगा, कभी भी जो है आपके पास इन्वर्टेड आपके पास पायरामिड ऑफ एनर्जी नहीं देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड। तो सिंपल डिफिनेशन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर आपने पढ़ा है हमारे साथ, इसे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? जो ग्रेजुअल, जो फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज आ रही है स्पीसीज की कंपोजिशन में, किसी भी गिवन एरिया में, आपने उसको नाम दे दिया था इकोलॉजिकल सक्सेशन का। इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमने पढ़ा था कि जो है आपके पास एंटायर सीक्वेंस आ रहा है कम्युनिटीज़ का, दैट सक्सेसफुली चेंज इन ए गिवन एरिया, उन्हें आप सीरी SERE सीरी या जो आपके पास सीरीज है वो कहते हैं। जो इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल कम्युनिटीज़ हैं, दे आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेजेस और सीरियल कम्युनिटीज़। ये बातें जो हैं हमने अच्छे से क्लास में भी डिस्कस की हैं। तो जो ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज आ रही है स्पीसीज कंपोजिशन में किसी भी गिवन एरिया में, उसको आप जो है नाम देंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन का। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच आर फॉलोइंग सक्सेशंस। आपने बताना है नीचे दिए गए कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन है, आपने बताना है किस वाले इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्लांट्स की बात हो रही है जो सीरीज प्रोग्रेस करते हैं फ्रॉम जीरिक टू म्यूजिक कंडीशंस में। देखिए ये भी हमने आपके साथ क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था कि आपके पास अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट, जो सक्सेशन है प्लांट्स का ये दो तरह का आपको देखने को मिलता था। एक को आप जो है हाइड्रार्च कहते थे, HYDRACH हाइड्रार्च कहते थे, दूसरे को आप जीरार्च कहते थे। हाइड्रार्च जो है वाटर और वेरी वेट एरियाज में आपको देखने को मिलता था। जो सक्सेशनल सीरीज है ये प्रोग्रेस करते थे फ्रॉम हाइड्रारिक टू आपके पास म्यूजिक कंडीशंस में। वैराज अगर आप जीआर जो आपके पास सक्सेशन है वो ड्राई एरियाज में आपको देखने को मिलता था, वहाँ जो सीरीज प्रोग्रेस है ये करते थे फ्रॉम जीरिक टू म्यूजिक कंडीशंस। तो यही पूछा जा रहा है कि आपने बताना है विच आर फॉलोइंग सक्सेशन ऑफ प्लांट्स दिस सीरीज प्रोग्रेस करती है फ्रॉम जीरिक टू म्यूजिक। जब जीरिक टू म्यूजिक होगा तो आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा जीआरज का। अगर आपके पास कहीं पर हाइड्रारिज टू म्यूजिक आ जाएगा तो आपके पास हाइड्रारिज का कंसेप्ट आ जाएगा। तो आंसर बी पार्ट दैट इज जीआरच आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स such as carbon, nitrogen, calcium etc. present in the soil at any given time is referred to as। ठीक है जी, आपने बताना है जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जैसे कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, कैल्शियम हो गए, जो सॉइल में मौजूद होते हैं किसी भी गिवन टाइम में, उसे आप क्या कहते हैं? क्या आप उसे न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं? ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी, क्या आप उसे न्यूट्रिएंट स्टेट कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्या आप उसे स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे? या ऑप्शन नंबर डी सीजन स्टेट कहेंगे? देखिए आपके पास न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है? सर न्यूट्रिएंट साइकिल आपने पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट्स कभी भी इकोसिस्टम से लॉस्ट नहीं होते हैं, दे आर रिसाइकल टाइम एंड अगेन इंडेफिनेटली। वो लगातार जो है इनको रिसाइकल होते रहते हैं। और यही जो मूवमेंट आ रही है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, उसको आप न्यूट्रिएंट साइकिल कहते थे। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम हो गए जो मौजूद होते हैं सोइल पर किसी भी गिवन टाइम में, उसे आप क्या कहते हैं? सर उसको आप स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है कि न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर
जो न्यूटन साइकिल्स हैं जनरली आपके पास दो तरह के आ रहे हैं, एक को आप गैसीज न्यूटन साइकिल कह रहे हैं, दूसरे आपके पास सेडिमेंट्री आ रहे हैं। तो न्यूटन साइकिल जनरली आपके पास दो तरह के आते हैं, एक तो गैसीज हो गए, दूसरे सेडिमेंट्री हो गए। पूछा जा रहा है जो रिजर्वायर है सेडिमेंट्री टाइप का वो जनरली आपको कहाँ देखने को मिलता है। अगर आप गैसीज साइकिल की बात करेंगे तो रिजर्वायर है गैसीज टाइप का न्यूटन साइकिल के, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गए, आपके पास कार्बन साइकिल हो गए, इनका जो आपके पास रिजर्वायर है मेनली एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर आप इसके बरकर सेडिमेंट्री जो है आपके पास न्यूटन साइकिल्स है, इनके रिजर्वायर जनरली आपके पास अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपके जो कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग इकोसिस्टम ये क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।